Now, the narrator tried to sound more severe. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो नरेटर अब स्ट्रिक्ट होके मिसेस पम्फ्रे को कहने लगे कि ही रियली मेंट इट दैट अगर मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को फूड देना कम नहीं की या एक्सरसाइजेस नहीं करवाई तो पम्फ्रे बीमार होने वाला है. तो मिसेस पम्फ्रे को अपने हार्ट को कंट्रोल करना चाहिए, हार्ट करना चाहिए, एंड शी हैड टू कीप हर पेट ट्राइकी ऑन अ very strict diet. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. Harriet, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथ को मलते हुए कहा, because she knew that she was at fault. So she said that she will. I am sure you are right. And she also assured Mr. James Harriet that he was right. But she knew that her doctor was saying the right thing to her to save her pet. But she found it very difficult to do it. Then she sets off down, मतलब वो अब आगे रास्ते से चलने लगी as if she looked determined कि अब वो ये जो नई जो रूल है वो as soon as possible प्रैक्टिस में लाएगी immediately, मतलब very soon वो अपने डॉग को कम खाना खिलाएगी और एक्सरसाइज करवाएगी. I watched the progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of this coat. तो जैसे मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग के साथ आगे बढ़ने लगी, जेम्स हैरियट जो नरेटर है वो ट्राइकी को दूर से देखने लगे. तो ट्राइकी चल भी नहीं पा रहा था, ही वाज जस्ट टॉटरिंग अलोंग, और ट्वीट कोट पहना हुआ था. ऐसे उसके पूरे वार्डरोब थे, ऐसे बहुत सारे कोट्स के, फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द, मतलब हर सीज़न के लिए उसके अलग अलग कोट्स थे. कोल्ड वेदर के लिए रेन कोट थी, फॉर द वेट डेज के लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रिपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. तो डॉक्टर जेम्स हैरियट को पता ही चल गया था. ही अंडरस्टूड फ्रॉम बिफोर हैंड. ही वॉज एंटिसिपेटिंग दैट वेरी सून मिसेस पम्फ्रे उनको वापस कॉल करेगी, बिकॉज वेरी सून उनकी पेट ट्राइकी बीमार होने वाला था फॉर बिकमिंग ओवरवेट. As the expected call came within a few days, and Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. तो जैसे जेम्स हैरियट ने एक्सपेक्ट किया था, मिसेस पम्फ्रे ने उनको बुलाया कुछ दिनों के बाद, and she was in a really distraught state of mind. She was very upset. She said that Tricky was not eating at all. Even he refused his favorite dishes. And besides, he had started to do lots of vomiting. He had spent all his time lying on the rug panting. He used to spend his time on the rug, lying on the rug, simply panting. Like it was becoming hard for Tricky to breathe because of being overweight. Tricky didn't even want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. तो ये कंप्लेन सुनने के बाद डॉक्टर जेम्स हैरियट पहले ही प्लान बना चुके थे कि वो ट्राइकी को कैसे ट्रीट करेंगे, बिकॉज ही वॉज अ वेटरिनरी सर्जन ऑल्सो एंड एन एनिमल लवर ऑल्सो. He knew that the only way to get Tricky out of the house, that he had to get Tricky out of his house. उसको ट्राइकी को उसके घर से बाहर ले आना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो सकता है. ट्राइकी को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा. तो आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. तो मिस्टर हैरियट ने डॉक्टर जेम्स हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से कहा, सजेस्ट किया कि ट्राइकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक फोर्टनाइट के लिए, उनके ही ऑब्जर्वेशन में रखा जाए.
जाएगा। The poor lady almost swooned. She was sure she would pine and die if he did not see her every day. मिसेस पम्फ्रे ये सुनते ही ऑलमोस्ट सून होने वाली थी, ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी। वो जानती थी कि ट्राइकी, उनका बिलवेड पेट, जो उतना ही प्यार करता था मिसेस पम्फ्रे से जितना वो करती थी उससे, वो जानती थी कि उनका पेट ट्राइकी उनके बगैर बहुत सैड फील करेगा, ब्रूड करेगा, और हो सकता है ब्रूड करते करते मर जाए अगर डेली ट्राइकी उसको देख नहीं पाया। But I took a firm line. The Trikey was very ill. Trikey was very ill and this was the only way to save him. But I took a firm line मतलब यहाँ पे डॉक्टर जेम्स हैरियट had already taken a firm line, means a firm decision, a resolute decision, because he was a doctor. He knew how to treat his patients like Trikey. He knew that Trikey was very ill and the only way that he could save him was to take him out from his house and hospitalize him. In fact, I thought it best to take him without delay. And so, in fact, James Harriet also thought that he had to take Trikey that very particular moment out of his house without any delay. Naturally, Mrs. Pomfrey started wailing. Wailing means to shout and shriek and cry. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. So children, the doctor didn't wait for any answer. He just marched out to his car carrying Trikey wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. So, children, James Harriet didn't give any time to Mrs. Pomfrey to think also. मतलब वो Mrs. Pomfrey को सोचने के लिए टाइम भी नहीं दिए। वो तुरंत ट्राइकी को एक ब्लैंकेट में रैप अप करके अपने कार में ले गए। पूरी जो स्टाफ थी मिसेस पॉम्फ्रे की, वो इधर उधर भागने लगे, ट्राइकी की सामानों को फेच करने लगे, उसके बेड, उसके नाइट बेड, उसके कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, सारे ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल जो अलग अलग थे, बिकॉज मिसेस पॉम्फ्री was really a rich and wealthy lady. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो जेम्स हैरियट को रियलाइज़ हुआ कि उनके कार में उतनी स्पेस भी नहीं होगी कि वो ट्राइकी के इतने सामानों को रख पाए. So he started driving. As I moved on, Mrs. Pomfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the driveway. Everybody was in tears. तो सामान तो ले नहीं जा पाए ट्राइकी की, तो मिसेस पॉम्फ्रे ने क्या किया, ओपन विंडो से ट्राइकी के कुछ कोट्स जो थे वो ओपन विंडो से अंदर कार में फेंक दिए. और फिर जाते जाते डॉक्टर जेम्स हैरियट looked in the mirror before he turned the corner of the drive, and what did you see? Everybody was in tears, along with Mrs. Pomfrey. All her house staffs, who were always on foot to serve Trikey, the beloved pet of Mrs. Pomfrey, they were all in tears. सब रो रहे थे. Out on the door, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. तो जैसे वो अपने कार को रोड पे लाए, तो उन्होंने उस पैथेटिक लिटिल एनिमल ट्राइकी को पास पे देखा जो जोर जोर से हाँफ रहा था. I patted the head and Trikey made a brave effort to wag his tail. तो जेम्स हैरियट ने ट्राइकी की हेड को प्यार से सहलाया, कैरिस किया, और ट्राइकी फिर भी ब्रेव होकर अपने टेक को
शेक किया, वैक किया. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तो वो समझ गया और गए, और नरेटर ने ट्राइकी को पुअर लिटिल लैड कहा कि आप चाहते तो है बहुत कुछ करना, बट बिकॉज ऑफ योर वेट यू कांट डू. बट द डॉक्टर वॉज श्योर दैट वेरी सून he was going to cure that pet dog Trikey. At the surgery, the household dogs surged round me. Trikey looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. सर्जरी के समय डॉक्टर जेम्स हैरियट के घर में जितने भी डॉग्स थे वो सब उसके आसपास घूमने लगे. ट्राइकी उन लोगों को देखने लगा विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन, और जैसे ट्राइकी को कारपेट पे रखा गया, ट्राइकी lay motionless without making any movements. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जो दूसरे डॉग्स थे ट्राइकी के आसपास घूमने लगे, स्निफ करने लगे, लेकिन जैसे उनको लगा कि नहीं ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, वो सारे डॉग्स उसको ट्राइकी को इग्नोर किए. I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept. तो जो दूसरे डॉग्स जहाँ सोते थे उन डॉग्स के पास ही डॉक्टर ने ट्राइकी के लिए एक बेड बनाया. Alright, in a warm loose box. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. So for 2 days James Harriet closely gave close attention for Trikey. He did not give Trikey any food, but only plenty of water. But only plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो दूसरे दिन ट्राइकी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा, आसपास की सराउंडिंग्स को देखने लगा, मतलब उसकी बॉडी में थोड़ी एक्टिविटी होने लगी. एंड देन ऑन द थर्ड डे ही स्टार्टेड टू whimper when he heard the dogs in the yard. जब ट्राइकी ने देखा कि दूसरे डॉग्स यार्ड में खेल रहे, even he started to whimper because he wanted to join them. When I opened the door, Trikey trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. So when the doctor opened the door, Trikey wanted to come out of that room. He just trotted out. धीरे धीरे वो चलने लगा. But before coming out of that room, he was surrounded by Joe. Who was Joe? Joe was the name of a greyhound, a dog whose breed was greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, तो वो सारे dogs ट्राइकी को रोल किए, इधर उधर बहुत इंस्पेक्ट किए. फिर वो सारे dogs moved down to the garden. Trikey also followed them. Trikey also slowly, even he wanted to be one of them, among them. So Trikey followed them, rolling slightly with his surplus fat. धीरे धीरे अपने फैट को रोल करते हुए, अपनी बॉडी वेट को संभालते हुए वो भी धीरे धीरे गार्डन की तरफ जाने लगा. Later that day I was present at feeding time. I watched while Tresian slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speeding eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition from the last part of his meal. Later, उस दिन Dr. James Harriet was himself present when the feeding time of the dogs came. He watched his staff, Tristan, slopping food into different bowls for the dogs. जैसे हमेशा से होता है, पहले तो सारे डॉग्स आए, हाई स्पीड में आते हुए अपने अपने बॉल को लेके
हाई स्पीड में खाते हुए, बिकॉज एवरी डॉग न्यू कि अगर वो पीछे रह गया तो फिर उसको कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी फॉर हैविंग द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। मतलब अगर वो पीछे रह गया तो उसको खाना शायद नहीं मिले। ऐसा So, we are in that part of the narration told by James Harriet, who is a veterinary surgeon. The dogs of his household were taking their meals. When they had finished, Trikey took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब वो डॉग्स खा चुके थे खाना, तब ट्राइकी स्लोली वॉक करते हुए वो शाइनिंग बाउल्स के पास आया, लिक करने लगा वन और टू ऑफ देम, एक या दो बाउल्स में कुछ लेफ्ट ओवर्स पर। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। सो द नेक्स्ट डे ट्राइकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया ऑफ फूड, एंड द नरेटर वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और नरेटर खुश हुआ देखते कि ट्राइकी भी, like other dogs, he was also jostling his way, fighting his way out towards his bowl. From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो उस दिन के बाद ट्राइकी की प्रोग्रेस अच्छे से होने लगी। He was not given any sort of medicine or medical treatment. He didn't have to undergo it. Only what he used to do, he used to play and run about with the dogs of the household, joining them in their friendly activities. He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes. उसको अच्छा लगता था, उसको enjoyment होती थी जब dogs उसके ऊपर ट्रैम्प करके मसल के चले जाते थे या वो उन डॉग्स के बीच में स्क्वैश हो जाता था। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew. So slowly the dogs started to accept Trikey in their gang. A little silky object, a little posh, cozy object among the shaggy crew, among the shaggy group of rough dogs. So you can say a peculiar scene could be seen. Fighting like a tiger for a share at the meal time, एक टाइगर की तरह मील टाइम्स में अपने खाने के लिए लड़ना दूसरों के साथ, दूसरे डॉग्स के साथ, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट, रात के वक्त रैट्स को हंट करके खाना पुराने हैन हाउस में, जैसे डॉग्स रफ डॉग्स होते वो करते, वैसे it was hard to believe that a posh, a very cozy, silky, very, you can say, a very delicate type of dog was also trying to do such things, the activities of rough dogs. He had never had such a time, never in his life he had such a time. All the while Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. For the latest bulletin, मतलब जब तक ट्राइकी डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास थे तब तक एवरी टाइम मिसेस पॉम्फ्रे बैकग्राउंड से कंटिन्यूसली रिंग करती थी, पूछताछ करती थी, डजन ऑफ डेज फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अबाउट ट्राइकी, हाउ ही वॉज बीइंग ट्रीटेड. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. तो naturally मिसेस पॉम्फ्रे क्या पूछती थी कि क्या ट्राइकी जिस कुशन्स में सोता था उस कुशन्स को अच्छे से क्लीन किया जाता था, टर्न किया जाता था कि नहीं,
उसको अकॉर्डिंग टू वेदर करेक्ट कोट पहनाया जाता था कि नहीं, बट द डॉक्टर वुडंट पे एनी हीड ऑफ सच क्वेश्चन बिकॉज you know very children in what type of atmosphere he was treating Traiki. Traiki was no longer enjoying the life of a sophisticated dog. He was enjoying his life with the rough dogs, not at all staying in a comfortable environment. He was staying in a very rough environment. But जेम्स हैरियट ने मिसेस पॉम्फ्री को ये कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए वैसे क्वेश्चंस को वो कुछ आंसर ही नहीं देते थे. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वर्सेटिंग. बट सिर्फ डॉक्टर जेम्स हैरियट मिसेस पॉम्फ्रे को इतना ही न्यूज़ देते थे कि ट्राइकी डेंजर से बाहर है और वो बहुत ज़्यादा रिकवर कर रहा है. द वर्ड कन्वर्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्फ्रे. तो जब पॉम्फ्रे को ये वर्ड सुनाई देता था कन्वेलिसिंग, वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हो जाती थी कि उसका डॉग ट्राइकी सेफ है. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen at a time. Now what Mrs. Pomfrey started doing, she started to bring fresh eggs 2 dozen at a time, एक साथ 2 डज़न, टू बिल्ड अप ट्राइकी स्ट्रेंथ. उसको लगता था ये एग्स खाने से ट्राइकी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. मतलब फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ टाइम जो एग्स मिसेस पॉम्फ्रे ट्राइकी के लिए लाती थी वो डॉक्टर खुद और उसके जो पार्टनर्स थे वो इंजॉय करते थे ब्रेकफास्ट के लिए 2 eggs each. और जब वाइन की बॉटल अराइव होती थी तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता था. वो सारे लोग हाउस होल्ड के ट्राइकी की वाइन को पी जाते थे. बट ऑल दिस वॉज अननोन फॉर मिसेस पॉम्फ्रे. इट वॉज टू एनरिच ट्राइकीज ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग मील. तो वाइन क्यों भेजा जाता था, मिसेस पॉम्फ्रे क्यों भेजती थी वाइन, सो दैट ट्राइकी की ब्लड बढ़ जाए. बट वो वाइन कौन पीते थे, लंच में जैसे सेरेमनी हो रही हो सभी 2 glasses ऑफ वाइन लेते थे. और ट्राइकी के लिए जो ब्रेकफास्ट आती थी वो सब मिल के जैसे कोई सेरेमनी सेलिब्रेट हो रही हो, the doctor along with the staff used to enjoy.